नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे संविधान में मिले आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में। हमारे संविधान में लिखित अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। इसके मुताबिक हर व्यक्ति कानून की नज़र में एक बराबर है। किसी भी विशेष व्यक्ति को कोई विशेष दर्जा नहीं मिला हुआ है। सबको कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद नंबर 15। इस अनुच्छेद में ये कहा गया है, भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब हर नागरिक को एक समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद नंबर 16। सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा। अब बात आती है कि अगर सब हमारे अनुच्छेद 15, 14, 16 के हिसाब से सबको समान अवसर है, जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं है, फिर ये आरक्षण क्यों? तो आरक्षण का मूल आधार ये है कि अगर हमारे समाज का कोई तबका पहले से ही असमानता की स्थिति में है तो उसे औरों के बराबर लाने का दायित्व भी सरकार का ही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार किसी को भी आरक्षण दे सकता है। इसके लिए उन्हें ज़रूरी आंकड़े जुटाने होंगे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट उसका पूरा विश्लेषण करता है। अगर उन्हें वो सारे मापदंड, उस याचिका पे सारे मापदंड पूरे उतरते हैं तो वो पास करता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सरकार द्वारा आरक्षण के लिए पास किए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो रद्द किए गए हैं, कर दिए गए हैं। अनुच्छेद नंबर 17। भारत में किसी भी नागरिक के साथ अछूत जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। सरकार को ये दायित्व सौंपा गया है कि कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक को इस परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। और इसके लिए सरकार ने कई कानून भी बनाए हैं जिनकी सजाएं अलग अलग इंडियन पिनल कोड की धाराओं के तहत होती हैं। अनुच्छेद नंबर 18। हमारा अनुच्छेद नंबर 18 उपाधियों को ख़त्म करने की बात कहता है। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के दिए गए सर, बहादुर, जय बहादुर, महाराजा, खान, राजा, ये उपाधियाँ किसी विशेष व्यक्ति को दी जाती थी जो उन्हें समाज से बिल्कुल अलग कर देता था कि हाँ वो कोई व्यक्ति विशेष है। जबकि हमारे संविधान के अनुसार भारत का हर नागरिक समान है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने उपाधियों को खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन बात पुरस्कारों की अगर है, भारत रत्न या पद्म भूषण ये पुरस्कार किसी को दिए जाते हैं तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके वो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि पद्म भूषण या भारत रत्न जैसे जो सम्मान होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय योगदान के लिए मिलते हैं। ये कोई उपाधि नहीं है जो उसे अपने नाम के आगे या पीछे लगा सकता है या फिर वो समाज में अपने आप को कोई विशेष साबित करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए योगदान के बदले मिला हुआ सम्मान संविधान के अनुच्छेद नंबर 18 का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करता है। अनुच्छेद नंबर 19। इसमें पहला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर नागरिक को अपनी बात लिखित, मौखिक या चित्र के जरिए अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। अभिव्यक्ति का इस्तेमाल आप देश की अखंडता
को खतरा पहुंचाने या अश्लीलता को बढ़ावा देने या फैलाने या फिर कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने के लिए या किसी को अपराध के लिए उकसाने या किसी की आपके व्यक्ति से किसी का मानहानि हो, इन सब के लिए नहीं है। इन सीमाओं के परे की गई अभिव्यक्ति दंडनीय अपराध माना जाता है। अनुच्छेद 19 में ही शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं भी इकट्ठा होने की आज़ादी है, लेकिन अगर प्रशासन को लगता है कि इससे शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है तो प्रशासन उस आज़ादी पे अंकुश लगा सकता है और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है धारा 144 का। रोजगार या व्यवसाय चुनने की आज़ादी। देश का हर नागरिक अपने हिसाब से रोजगार और व्यवसाय चुन सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी ऐसी वस्तुओं का या चीज़ों का व्यवसाय करें जो कि प्रतिबंधित है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। संगठन बनाने की आज़ादी। समान सोचों के लोग या फिर संगठन कैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई आपराधिक गिरोह बना लें। भारत में हर नागरिक को कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, क्योंकि संविधान निर्माताओं के हिसाब से उनका मानना था कि ये हमारा एक राष्ट्र है, पूरा राष्ट्र एक घर है और घर में कहीं भी आया जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ भी चले जाइए जहाँ जाना प्रतिबंधित है। अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद नंबर 20 अपराधियों को मौलिक अधिकार देता है। जैसे किसी भी अपराधी को उसके अपराध के लिए उसी कानून के तहत सज़ा दी जा सकती है जिस समय वो अपराध हुआ और वो कानून अस्तित्व में था। अगर ऐसा होता है कि अदालत की सुनवाई के दौरान कोई उस केस से संबंधित कोई नया उस अपराध से संबंधित कोई नया कानून पास होता है तो उस अपराधी को उस नए कानून के हिसाब से सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि उस कानून के हिसाब से सज़ा दी जाएगी जो उस समय उसके अपराध करने के समय जो अस्तित्व में था। दूसरी बात कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती और ना ही 2 बार उसके लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ ये अधिकार सिर्फ अदालत में है। अगर कोई सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो वो विभागीय कार्रवाई के दौरान निलंबित या बर्खास्त किया जा सकता है। इसके लिए वो ये नहीं कह सकता कि मेरा केस अदालत में चल रहा है। अनुच्छेद नंबर 21। पुलिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी आरोप में पकड़ तो सकती है, लेकिन कोर्ट में अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। उसे कोर्ट में खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई शपथ नहीं लेना पड़ता है। अनुच्छेद नंबर 22। गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में इसका दायरा भी बढ़ाया है। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जीवन के अधिकार का मतलब है सम्मान से जीने का अधिकार। प्रेम शंकर बनाम दिल्ली केस में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करते वक्त हथकड़ी पहनाने पर रोक लगाई गई है। कि इसके पीछे का मूल कारण ये है कि हमारे संविधान के अनुसार जब तक किसी भी गुनहगार का गुनाह अदालत में साबित नहीं हो जाता वो गुनहगार नहीं माना जाता है।
इसलिए आप पुलिस उसे हथकड़ी नहीं लगा सकती। हाँ, लेकिन कुछ विशेष मामले हैं जिनमें अगर उस अपराधी के जल्दी एग्रेसिव होने या फिर उसका जो पहले का पुलिस के पास रिकॉर्ड है, अगर उस हिसाब से उन्हें लगता है कि वो गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस कुछ वो अपराधी कोई ऐसी गतिविधि कर सकता है जिससे कानून भंग हो, तो उन्हें लगा सकता है, तो वो हथकड़ी लगा सकता है। निजता को भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में माना गया है। 6 से 14 साल के बच्चों का ये मौलिक अधिकार है कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। पुलिस को किसी भी व्यक्ति को किसी आरोप में गिरफ्तार करते वक्त पुलिस को उस व्यक्ति से गिरफ्तार करने की वजह बतानी होगी और गिरफ्तारी के दौरान वो व्यक्ति उस व्यक्ति को कानूनी मदद या अपने वकील से मिलने के लिए नहीं रोका जा सकता। आरोपी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी भी आरोपी को पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रख सकती है। अनुच्छेद नंबर 23, मानव तस्करी नहीं की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को धोखे में रखकर या ज़बरदस्ती उससे काम नहीं लिया जा सकता या काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जाया जा सकता। वो किसी रोज़गार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपनी इच्छा अनुसार ही रोज़गार और व्यवसाय का चुनाव करेगा। आप किसी को भी बंधुआ मजदूरों की भांति काम नहीं ले सकते। अनुच्छेद नंबर 24, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक जगह पे काम नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके दायरे को बढ़ा दिया है और इसके हिसाब से बाल मजदूरी पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हर नागरिक को अपने अंतरात्मा के मुताबिक, ये अनुच्छेद नंबर 25 में वर्णित है कि हर नागरिक को अपने अंतरात्मा के मुताबिक किसी भी धर्म मानने या उसके परंपराओं के पालन करने की आज़ादी देता है या प्रचार करने का भी अधिकार देता है। अगर कोई व्यक्ति धर्म नहीं मानना चाहता और वो नास्तिक रहना चाहता है तो वो इसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन धर्म से जुड़ी भी कुछ सीमाएं हैं। धर्म से जुड़ी परंपराओं का पालन करते वक्त ये जरूर देखा जाएगा कि वह परंपरा किसी के स्वास्थ्य, नैतिकता, कानून व्यवस्था या किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है। बकरीद में गाय की कुर्बानी देना मना है, क्योंकि ये इस्लाम धर्म के गाय की कुर्बानी का अनिवार्य अंग नहीं है और इससे दो संप्रदायों के बीच मतभेद भी हो सकता है और कानून व्यवस्था भी भंग हो सकती है। इसीलिए बकरीद के दिन गायों की कुर्बानी पे पाबंदी है, मनाही है। इसी अनुच्छेद में 25 में ये बात भी कही गई है कि अगर आप अपने धर्म को विशेष बताते हुए किसी दूसरे धर्म को गलत बताते हैं, गलत ठहराते हैं या गलत बोलते हैं उस धर्म के बारे में, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। अनुच्छेद नंबर 26 लोगों को धर्म पालन से जुड़ी व्यवस्था का अधिकार देता है। धर्म से जुड़ी संस्था बनाना, धार्मिक स्थल का निर्माण करना। हालांकि इसमें ज़रूर देखा जाएगा कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना तो नहीं है या फिर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। अनुच्छेद नंबर 32 हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि अगर सरकार किसी भी फैसले से किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो
मतलब देश के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है। धन्यवाद। आज हमने बात करा हमारे मूल अधिकारों के बारे में। कल हम बात करेंगे हमारे मूल कर्तव्यों के बारे में। जय हिंद, जय भारत।